हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्यों ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज करिए ये आपके पास में कोई एक बीम दे रखा है और इस बीम पे जब हम सपोर्ट दे रहे हैं तो सपोर्ट मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया। दिस इज द सपोर्ट। दिस इज द सपोर्ट। और अगर इस बीम पे जब वर्टिकल लोड अप्लाई होगा, जब इस बीम पे हम वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये बीम जो है स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जब ये लोड लग रहा है तो ये जो बीम है ए बी एंड सी, ये बीम अपनी जगह बनी रहेगी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूं तब ये बीम क्या करेगी, ये बीम एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। डिस्प्लेस होने का मतलब है अपनी जगह से ये जो है वो दूसरी जगह यानी कि अपनी जगह से डिस्प्लेस होना शुरू कर देगी। अगर जब ये बीम हॉरिजॉन्टल लोड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो रही है तो इसको बोला जा रहा है अनस्टेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, राइट। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब किसी भी स्ट्रक्चर पे, चाहे वो आरसीसी का हो, स्टील का हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, जब किसी भी स्ट्रक्चर पे लोड अप्लाई हो रहा है तो उस लोड के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर अपनी जगह बना रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर के मेंबर का डायमेंशन यानी कि कंपोनेंट जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि लोड को ट्रांसफर कर सके। तो लोड ट्रांसफर होगा या नहीं होगा वो तो स्टील और आरसीसी दो डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, वहां पे हम लोग इसको डिसाइड कर लेते हैं। बट स्टेबल होगा या नहीं होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। स्टेबल का मतलब है कि आप सपोर्ट किस तरीके से दे रहे हैं, मेंबर का अरेंजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी लोड लगे किसी भी डायरेक्शन में, कैसे भी लोड लगे तो वो स्ट्रक्चर अपनी जगह स्टेबल रहे, बना रहे। जनरली हम ये जानते हैं दोस्तों कि स्टेबिलिटी जो इंश्योर की जाती है वो इंश्योर की जाती है इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो फाइनली हम लोग ये बोलते हैं कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो बेसिक बात है डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि स्ट्रक्चर में एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये रहा कि जब भी हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा स्ट्रक्चर अपनी जगह बना रहेगा एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये रहा कि वाई डायरेक्शन में जो है स्ट्रक्चर अपनी जगह जो है स्टेबल बना रहेगा, किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एंड किसी भी जॉइंट पे रोटेशन नहीं होगा। ये इंश्योर किया जाता है समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो के द्वारा। ये इंश्योर किया जाता है इसके द्वारा। इट मीन्स हमें जो है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अगर देखना है तो हमें ये देखना होगा कि आपने सपोर्ट किस तरीके से दिया है एंड मेंबर का अरेंजमेंट कैसा किया है। जब मैं सपोर्ट की बात करूंगा दोस्तों तो आप अच्छे से जानते हैं सपोर्ट एक्सटर्नली होता है, और जब मैं मेंबर की बात करूंगा, मेंबर आपने कैसे लगा है, तो मेंबर ऑब्वियसली बात है इंटरनली होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो दिया जाता है दो तरीके से दिया जाएगा। पहला हो जाएगा एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो डील करेगा सपोर्ट रिएक्शन को लेके कि आपने सपोर्ट किस तरीके से दिए हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है और लोड कैसे लग रहा है, उस पर रिएक्शन कैसे आ रही है। दूसरी स्टेबिलिटी होगी कि आपने अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स कैसे किया है, जॉइंट कितने दिए हैं, इंटरनल हिंजेज या रोलर आपने कैसे प्रोवाइड किया है, वो डील करेगा इंटरनल स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला हो जाएगा एक्सटर्नल स्टेबिलिटी
एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, और दूसरा हो जाएगा इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो डील करेगा, इट डील्स विथ सपोर्ट रिएक्शन ओनली, सपोर्ट रिएक्शन ओनली। ये डील करेगा सपोर्ट रिएक्शन को लेके कि आपने सपोर्ट कैसे दिया है और लोडिंग कैसे लग रहा है। और इंटरनल जो स्टेबिलिटी है ये डील करेगा कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हैं, जो जॉइंट है, वो आपने कैसे और कितने दिए हैं, राइट। तो ये हो जाएगा इंटरनल स्टेबिलिटी। इट डील्स स्टेबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबल है या नहीं उसकी बात करेगा, और ये डील करेगा सपोर्ट रिएक्शन को लेके। ओके, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कशन करते हैं। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर का स्टेबल होगा या नहीं होगा। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि भी अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा, और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो है स्टेबल नहीं है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपने पास में होती है 3। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर मुझे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करनी है तो कम से कम 3 रिएक्शन होना चाहिए स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। कम से कम कितना रिएक्शन होना चाहिए? 3 रिएक्शन होना चाहिए, राइट। तो इसकी कुछ कंडीशन है, जिसमें कंडीशन नंबर 1 ये हो जाएगा। कंडीशन 1, there should be minimum 3 independent, there should be minimum 3 independent support reaction, 3 इंडिपेंडेंट सपोर्ट रिएक्शन होनी चाहिए। 3 ही क्यों होना चाहिए? अगर मैं पूछता हूं यहां पे कि y3 because we have 3 equilibrium equation to ensure the safety of the structure। तो यहां पे हम लोग ये 3 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज we have 3 equilibrium equation, 3 equilibrium equation to ensure stability of structure, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमारे पास में कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि भी कम से कम हमारे पास कितना इक्वेशन होना चाहिए? 3 इक्वेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? all reaction should not parallel, all reaction should not parallel, otherwise linear instability take place। लीनियर अनस्टेबिलिटी टेक प्लेस। लीनियर अनस्टेबिलिटी टेक प्लेस का मतलब क्या है? तो यहां पे अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास में कोई भी एक बीम दे रखा है, दिस इज द बीम सेक्शन एंड वी हैव 3 सपोर्ट
this is the support 1, here it is the support 2, and it is the support 3. अगर हम इसकी बात करें इस बीम के लिए, दिस इज द बीम, अगर हम इस पे देखें तो भाई इस पे रिएक्शन जो आएगी वो रिएक्शन कितनी होगी, अगर हम इस पे देखें तो रिएक्शन जो आएगी वो रिएक्शन होगी 1 ओनली, बिकॉज रोलर दे रखा है और रोलर पे रिएक्शन कौन सी होती, कितनी होती है, 1 ही होती है, राइट। जब मैं इसके ऊपर P लोड लगा रहा हूं, वर्टिकल लोड P, मान लीजिए मैंने इस पे वर्टिकल लोड P लगाया, तो P लगाने से, वर्टिकल लोड लगाने से क्या ये स्ट्रक्चर यानी कि बीम जो है A, B और C, ये जो बीम है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्टेबल बन गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर वर्टिकल लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड अगर लग रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्टेबल बन गया। लेकिन मान लीजिए मैंने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिया P, अगर मान लीजिए मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिया तो क्या होगा, ये वाला सपोर्ट x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है, ये वाला सपोर्ट x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है, ये वाला भी x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है। जब तीनों सपोर्ट x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही यानी कि x डायरेक्शन में ही अगर फोर्स लग रहा है तो ये पूरी की पूरी बॉडी एज ए होल मूव करने लग जाएगी, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लोड अगर लग रहा है तब उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब मैं आपको बोल देता हूं, मान लीजिए दोस्तों कि भाई यहां इसके ऊपर जो है वो कोई सा भी लोड नहीं लग रहा, कोई सा भी नहीं लग रहा, तो हम लोग कौन सा लोड मानेंगे, हम मानते हैं इसके ऊपर जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग का मतलब इंक्लाइन लोड। तो जब मैं इस पे इंक्लाइन लोड मानता हूं तो इंक्लाइन लोड में क्या होगा, ये इंक्लाइन लोड लग रहा है P, इसका अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं तो ये बन जाएगा P sin थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन, तो P sin थीटा की वजह से स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। वहीं अगर मान लीजिए मैंने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया P cos थीटा, तो इस P cos थीटा के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। इट मींस अगर जनरल लोडिंग लग रहा है तो भी ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। कौन अनस्टेबल बना रहा है, तो जनरल लोडिंग यानी कि इंक्लाइन लोड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, राइट। अब इस अनस्टेबिलिटी को हम लोग जो है 2-3 अलग अलग नाम से भी इसको बता सकते हैं। पहला हो जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नली अनस्टेबल, एक्सटर्नली अनस्टेबल, एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ये जो भी अनस्टेबल हो रहा है सपोर्ट की वजह से हो रहा है। दूसरा होगा एज ए होल बॉडी एक्स डायरेक्शन में यानी कि लीनियरली डिस्प्लेस हो रही है, एज ए होल बॉडी लीनियरली डिस्प्लेस हो रही है, इसको बोल सकते हैं रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में लीनियरली यानी कि एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, तो ये कहलाया जाएगा रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल, ट्रांसलेशन अनस्टेबल। इसके अलावा इसको एक नाम और से भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल अनस्टेबल। इसको और क्या बोल सकते हैं, जियोमेट्रिकल अनस्टेबल। अब जियोमेट्रिकल अनस्टेबल क्या है भाई, ये दोनों का मीनिंग तो समझ में आता है कि भाई ये एक्सटर्नली है, ये लीनियरली है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। बट व्हाट अबाउट द जियोमेट्रिकल, तो जियोमेट्रिकल का डेफिनेशन क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। जियोमेट्रिकल अनस्टेबल, तो जियोमेट्रिकल अनस्टेबल क्या कहता है, जियोमेट्रिकल अनस्टेबल ये कहता है इफ 3 रिएक्शन प्रेजेंट
three reaction present and structure become unstable due to improper arrangement of support यानी कि रिएक्शन, then it is called geometrical अनस्टेबल। तब ये क्या कहलाया जाता है? जियोमेट्रिकल अनस्टेबल कहलाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर है, सपोज करिए दिस इज द बीम एंड हियर आल्सो द बीम। ये कोई दो बीम दे रखी है आपको कुछ ऐसे, और इस बीम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट जो लग रहा है कुछ ऐसे हैं। ये सपोर्ट लग रहा है कुछ इस तरीके से। So now here this is the example number 2 and it is the example number 1। ये दो एग्जाम्पल है आपके पास में। अब इसमें से कौन सा जियोमेट्रिकल है और कौन सा रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल है, कौन सा एक्सटर्नली अनस्टेबल है, कौन सा जियोमेट्रिकल अनस्टेबल नहीं है, इन सारा कंफ्यूजन को हम लोग क्या करते हैं, बड़े आसानी से क्लियर कर लेते हैं। जियोमेट्रिकल अनस्टेबल क्या कहता है? जियोमेट्रिकल अनस्टेबल क्या कहता है कि आपके पास में तीन ही रिएक्शन होना चाहिए, ना तो तीन से ज्यादा ना तीन से कम। कितना रिएक्शन होना चाहिए? तीन ही रिएक्शन होना चाहिए। जबकि ये वाला क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल रिएक्शन। ये कहता है ऑल रिएक्शन। ऑल रिएक्शन का मतलब इससे पहले हमने जो बात करी थी वो कहता है मिनिमम 3 रिएक्शन। तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 4 5 जो भी नंबर है वो सारी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे मिनिमम 3 लिखा, अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर में 4 रिएक्शन आता है तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन क्या कहता है? कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा हो तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो जितना भी रिएक्शन यहाँ आया है वो रिएक्शन हम क्या कहते हैं कि सारी की सारी रिएक्शन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं कहीं पे मेंशन नहीं कर रहा हूं कि भाई 3 ही होना चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। लेकिन जियोमेट्रिकल अनस्टेबल क्या कहता है कि 3 ही रिएक्शन होनी चाहिए, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं इसमें रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पे रिएक्शन कितना आ रहा है? अगर मैं यहां पे रिएक्शन की बात करता हूं दोस्तों, इस पे अगर मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पे रिएक्शन आ रहा है 1 2 3 एंड 4। इस पे रिएक्शन आ रहा है 1 2 एंड 3। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें रिएक्शन आ रही है आपके पास में, इसमें जो रिएक्शन आ रही है आपके पास में, कितनी रिएक्शन आ रही है? इसमें रिएक्शन आ रही है 4, इसमें रिएक्शन आ रही है 3। तो अगर मैं ओनली इतने से स्टेटमेंट को पढ़ूं तो भी मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जियोमेट्रिकल नहीं है, राइट, बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 4 रिएक्शन, जबकि इस एग्जाम्पल में हमारे पास कितना रिएक्शन है? 3 रिएक्शन है, राइट। तो इसको बोला जा सकता है जियोमेट्रिकल अनस्टेबल। इसको क्या बोला जा सकता है? जियोमेट्रिकल अनस्टेबल। क्या मैं इसको जियोमेट्रिकल अनस्टेबल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जियोमेट्रिकल अनस्टेबल कहता है 3 रिएक्शन होना चाहिए, और उन्हीं तीनों रिएक्शन के इम्प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रक्चर अगर अनस्टेबल बना है
तो इसको जियोमेट्रिकल अनस्टेबल बोलेंगे। सो इसके अंदर तो 4 रिएक्शन है, इसलिए जियोमेट्रिकल नहीं बोला जाएगा। लास्ट वाले एग्जांपल में हमने इसको क्यों बोल दिया था जियोमेट्रिकल अनस्टेबल, बिकॉज इसमें भी हमारे पास में 3 रिएक्शन था। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो इन दोनों को कॉमन नाम कौन से दे सकते हैं, इसको और इसको कौन सा जो है अनस्टेबल बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में 3 तरीके के नाम हमने यहां पे शो किए थे, लुक एट दिस, एक्सटर्नली अनस्टेबल, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल और जियोमेट्रिकल अनस्टेबल। जियोमेट्रिकल की अपनी कंडीशन है जो आपको इंश्योर करवानी होगी 3 रिएक्शन वाली। अगर 3 रिएक्शन है और स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन रहा है तो आप इसको जियोमेट्रिकल बोल सकते हैं, राइट। तो इन दोनों को मैं बोल सकता हूं, इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों को बोल सकता हूं मैं एक्सटर्नली अनस्टेबल, इन दोनों को बोला जा सकता है एक्सटर्नली अनस्टेबल, और रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल, ये दोनों को बोला जा सकता है, लेकिन जियोमेट्रिकल बोला जाएगा ओनली इसको नहीं। अब यहां से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जब आपको रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल ही देखना है तो ये जरूरी थोड़ी है कि मैं 3 ही रिएक्शन दूं, मेरे पास में तो इस तरीके से भी तो ये अनस्टेबल बन सकता है, इस तरीके से भी तो ये स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, अनस्टेबल बन सकता है। कैसे, तो मान लीजिए मेरे पास जो है वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन रहा है कुछ ऐसे, लुक एट दिस इज द वन। मैंने इसके अंदर क्या किया दोस्तों, इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूं P, तो ये भी तो अनस्टेबल बन सकता है। ये जरूर थोड़ी 3 ही रिएक्शन हो या 3 से ज्यादा हो, ये भी तो अनस्टेबल है। हॉरिजॉन्टल लोड लगाओ, दोनों सपोर्ट जो है एक्स डायरेक्शन में जो है इसको ट्रांसलेशन अलाउ कर रहे हैं, इट इज आल्सो अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो क्या मैं इसको जियोमेट्रिकल बोल सकता हूं? सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर होगा नो। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जियोमेट्रिकल अनस्टेबल जो होता है वो कम से कम 3 रिएक्शन की डिमांड रखता है कि भी 3 रिएक्शन कम से कम होना चाहिए। यहां पे कितनी रिएक्शन है? ओनली 2 रिएक्शन, तो जियोमेट्रिकल तो नहीं होगा। क्या मैं इसको एक्सटर्नली स्टेबल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों रिएक्शन है। क्या मैं इसको रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबल बोल सकता हूं? बोल सकते हैं, लेकिन नहीं भी। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हम इसके अंदर क्या बोलते हैं कि भी हमारे पास में कम से कम कितना रिएक्शन होना चाहिए? 3 रिएक्शन होना चाहिए। और इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहां पे इस एग्जाम्पल में आपके पास रिएक्शन कितनी है? रिएक्शन अगर आप देखोगे, इसके अंदर आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 ही रिएक्शन है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आ रही है लेस देन 2 रिएक्शन की वजह से, तब उसको बोला जाता है स्टैटिकली अनस्टेबल या स्टैटिक अनस्टेबल स्ट्रक्चर या सिंपली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसको अलग से ध्यान रखना है, इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्टैटिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो यहां पे अगर हम इसको देखें, नोट करके लिख लेते हैं इसको, इफ स्ट्रक्चर बिकम अनस्टेबल, इफ structure become unstable due to less than 3 support reaction, then it is called statically unstable or unstable structure। तो इसको अलग से ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? ये कहलाया जाएगा स्टैटिकली अनस्टेबल। स्टैटिकली अनस्टेबल कब हो रहा है? जब रिएक्शन जो है वो कितनी है? लेस देन 3, यानी कि 3 से कम है।
तो 3 से कम है तो 2 ही होगी, एक वाला रिएक्शन तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा? जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक वाली रिएक्शन के लिए तो ओनली यही स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं, राइट। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है। इट इज द सेकंड कंडीशन, जिसमें क्या कहता है कि भी ऑल रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल, अदरवाइज लीनियर अनस्टेबिलिटी टेक प्लेस, और लीनियर अनस्टेबिलिटी के अंदर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 देखिए, कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा था? कंडीशन नंबर 1 ये कह रहा था कि भी कम से कम 3 रिएक्शन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि भी जो तीनों रिएक्शन है वो तीनों पैरेलल नहीं होने चाहिए। कंडीशन नंबर 3 कह रहा है कि ऑल 3 रिएक्शन शुड नॉट बी लीनियरली कॉन्करेंट, लीनियरली कॉन्करेंट। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये कंडीशन। ऑल रिएक्शन शुड नॉट बी लीनियरली कॉन्करेंट, otherwise rigid body rotational instability take place, rotational instability take place, रोटेशनल अनस्टेबिलिटी टेक प्लेस। अब इसका मतलब क्या है तो वो देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एक बीम दे रखा है, सपोज दिस इज द बीम सेक्शन, या नहीं यहाँ बनाते हैं इसको, ये कोई एक बीम सेक्शन दे रखा है, और इस बीम सेक्शन पे अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में सपोर्ट जो लग रहा है कुछ ऐसे लग रहा है, एक सपोर्ट हमने कुछ ऐसे लगा दिया, कुछ इस तरीके से, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम लोग बना देते हैं। इसके ऊपर अगर हम सपोर्ट दें तो ये हो जाएगा रिएक्शन, हियर इट इज, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा रिएक्शन, और इस रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर आप देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो आगे यहाँ तक बढ़ता जाएगा। दिस इज द वन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। इसी तरीके से हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने एक सपोर्ट दे दिया, दिस इज द सपोर्ट, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट दे दिया कुछ ऐसे, हियर इट इज, दिस इज द सपोर्ट, और हम अच्छे से जानते हैं भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ कहीं, दिस इज द वन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका रिएक्शन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया कुछ इस तरीके से, ये तीनों सपोर्ट हमने दे दिया, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा कुछ ऐसे, हियर इट इज द रिएक्शन, और इस रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो जाएगा वो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, दिस इज द वन, राइट। तो दोस्तों अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे हमने इसको R लिख दिया, इसको भी रिएक्शन को R लिख देता हूं, इस रिएक्शन को R लिख देता हूं। 3 सपोर्ट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन कहता है पैरेलल नहीं हो, तो यहाँ पे पैरेलल वाली चीज तो नहीं है। तीसरी क्या कहता है कि भी तीनों अरेंजमेंट आप कुछ ऐसे कर रहे हैं कि इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है, किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट,
कॉन्करेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे, इन तीनों रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहां जाके मिलेगा उसको बोला जाता है कॉन्करेंट पॉइंट। अब कॉन्करेंट पॉइंट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है कि जिसके रेस्पेक्ट में अगर मैं मोमेंट अप्लाई करता हूं तो ये पूरा का पूरा बॉडी एज ए होल रोटेट करने लग जाएगा। समझ रहे हैं? राइट। तो दिस इज द कॉन्करेंट पॉइंट। तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये कॉन्करेंट पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर कॉन्करेंट पॉइंट बन गया तो यहां पे मान लीजिए मैंने मोमेंट लगाया तो ये पूरा का पूरा बॉडी क्या करने लग जाएगा? इस तरीके से स्विंग करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा एज ए होल बॉडी। तो कौन सी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी? रोटेशनल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। राइट। तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल अनस्टेबिलिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी रोटेशनल अनस्टेबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिजिड बॉडी रोटेशनल अनस्टेबिलिटी। इसका एक ही नाम है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिजिड बॉडी रोटेशनल अनस्टेबिलिटी। अब ये जरूरी नहीं है कि सपोर्ट आप इस तरीके से दें, ऐसे भी आप दे सकते हैं सपोर्ट। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक जो है इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, ये कोई एक बॉडी है जो दिस इज द बॉडी और यहाँ पे आपने रोलर लगा रखा है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे अगर आप सपोर्ट रिएक्शन देखेंगे तो सपोर्ट रिएक्शन होगा कुछ ऐसे, ये सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे और ये सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 2 और 3। सो दिस पॉइंट इज आल्सो ट्रीट एज कॉन्करेंट पॉइंट। दिस इज आल्सो ट्रीट एज कॉन्करेंट पॉइंट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉन्करेंट पॉइंट बन गया तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यानी कि कॉन्करेंट पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बॉडी एज ए होल स्विंग यानी कि रोटेट करने लग जाएगी, जो हम नहीं चाहते। राइट। तो एक्सटर्नली स्टेबल होगा या नहीं होगा उसकी 3 कंडीशन है, कम से कम 3 रिएक्शन होना चाहिए, तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं होनी चाहिए और तीनों रिएक्शन कॉन्करेंट भी नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां पे 1-2 एग्जांपल आपको करके बता देता हूं ताकि इसको आसानी से समझ सके। तो हियर इट इज। नाउ टेल मी, ये आपके पास में कोई एक एग्जांपल दे रखा है ए बी एंड सी। आपको ये बताना है कि स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो स्टेबल होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों जब कभी भी आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, यहां से हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ साथ में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। जब कभी भी आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो ओनली प्रॉब्लम समझ के सोल्व ना करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो कंसेप्ट की प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी कंसेप्ट से एन टाइप यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, कुछ भी चेंज करके, हल्का सा इंक्लूड करके, लेकिन कंसेप्ट जो है वो बहुत कम है। तो आप कभी भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो कंसेप्ट को माइंड में रखिए कि उसको अप्लाई करना है। और उसको अप्लाई करने के लिए क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार एटलीस्ट पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली करना क्या है। और किसी भी प्रॉब्लम को करने के बाद में आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा एनालाइज करिए कि भाई मैंने यही क्यों किया है, क्वेश्चन में से क्या दे रखा था कि मैंने यही सॉल्यूशन किया है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आसानी से कैच कर पाएंगे, जो कि नया प्रॉब्लम जो होता है।
ओनली पीवाईक्यू बना लेना सफिशिएंट नहीं है, एग्जाम में नए क्वेश्चन भी आएंगे जिसके लिए भी माइंड को डेवलप करना है। और माइंड डेवलप तभी होगा जब आप प्रॉब्लम कंसेप्चुअली सोल्व करेंगे, रादर देन कि भाई क्वेश्चन सोल्व किया, पीछे आंसर देखा, मैच कर गया, ओके बन गया। नहीं, ये ओनली पीवाईक्यू बन रहा है जो पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। तुम्हारे सामने जो पेपर आएगा उसमें नए क्वेश्चन भी होंगे। तो दोस्तों जैसे मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं, इसको सोल्व करिए। आपसे पूछा गया स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, चेक करना है। तो इसको सोल्व करने से पहले दिमाग में कंसेप्ट लेके आओ, स्टेबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमने क्या क्या बातें करी। पहली कंडीशन कहती है कम से कम 3 रिएक्शन होना चाहिए। तो इसमें रिएक्शन देखो, तीनों रिएक्शन है या नहीं। तो देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर। तो ये सपोर्ट है, रोलर है, रोलर के परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लग रहा है। तो कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन 1 ये कहता है कि भाई कम से कम 3 रिएक्शन होना चाहिए, तीनों रिएक्शन है, चलो अच्छी बात। दूसरी क्या कहती है कि तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे एक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, क्या तीनों रिएक्शन पैरेलल हैं? आरसी, मैं इसको नाम कर देता हूं, ये हो जाएगा दिस इज द आरसी, दिस इज द आरबी एंड हियर इट इज द आरए। अगर हम इनमें देखें तो आरबी और आरसी दोनों पैरेलल हैं, बट तीसरा वाला पैरेलल नहीं है। तो जब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं है। तो जब ये पैरेलल नहीं है तो इसके सब पार्ट जो हैं, जियोमेट्रिकल अनस्टेबल और स्टैटिकल अनस्टेबल वाली बात भी यहां नहीं होगी, क्योंकि वो बात कब होगी? जब ये रिएक्शन, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा कंडीशन ये कहता है कि तीनों रिएक्शन लीनियरली कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। लीनियरली कॉन्करेंट का कंसेप्ट क्या था कि तीनों रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप एक्सटेंड करो और ये देखो कि किसी एक पॉइंट पे जाके मिल तो नहीं रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तब तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर नहीं मिल रहे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं। इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये यहां कहीं हो रहा है, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये यहां कहीं जा रहा है, इसको एक्सटेंड करें तो ये यहां कहीं जा रहा है। आर ए और आर सी मिल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट आरबी? आरबी जो है वो इस पॉइंट पे आके नहीं मिल रहा। इसका मतलब तीनों रिएक्शन लीनियरली कॉन्करेंट नहीं है। तो जब नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन गया? ये बन गया स्टेबल स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया? स्टेबल स्ट्रक्चर। ये होता है कंसेप्चुअली सोल्व करना। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जिसको लेके हम बात कर रहे थे, राइट। एक इसी एग्जांपल को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा मॉडिफाई करके आपसे पूछ रहा हूं। तो यहां पे मान लीजिए आपके पास जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ ऐसे, इस तरीके से, और ये कुछ बना हुआ है इस तरीके से। और जो सपोर्ट दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सपोर्ट दिया गया है और कौन सा दिया गया है। तो यहां पे मैं सपोर्ट दे देता हूं कुछ ऐसे, और यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। चलिए इसकी स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल हो गया था, दिस इज स्टेबल। नाउ टेल मी इसका क्या होगा। एग्जांपल ये हो गया, नाउ दूसरा एग्जांपल। अब इसमें बताइए स्टेबल होगा या नहीं होगा। वीडियो को पॉज करिए, 10 सेकंड लीजिए और कंसेप्ट को अप्लाई करिए कि क्या करना है एग्जैक्टली, राइट। तो सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है दोस्तों? पहला कंडीशन ये कहता है कि भी 3 रिएक्शन होना चाहिए कम से कम। 3 रिएक्शन है या नहीं ये देखो। तो सबसे पहले यहां पे इसका नेचर देखो क्या है। इसका नेचर अगर आप देखोगे तो ये दे रखा हिंज, और हिंज के ऊपर 2 रिएक्शन आती हैं। एक रिएक्शन ये, हिंज के ऊपर कितनी रिएक्शन आती हैं? 2 रिएक्शन आती हैं। एक रिएक्शन ये हो जाएगा और दूसरा रिएक्शन हो जाएगा ये वाला, दिस इज द रिएक्शन। और यहां पे देखोगे तो एक रिएक्शन होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसे, ठीक है।
तो ये पॉइंट हो गया पहली कंडीशन का भी, कम से कम 3 रिएक्शन होना चाहिए, तीनों रिएक्शन है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि भाई तीनों रिएक्शन कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो एक ही पॉइंट पे हैं। अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आगे एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सटेंड करता हूं, तो ये यहीं से जा रहा है, ये भी यहीं से जा रहा है, तो ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात है यहां मिल ही रही है। तीसरी रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर हम देखेंगे तो ये कहां से जा रहा है, ये जा रहा है इधर से। तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस पॉइंट बिकम कॉन्करेंट पॉइंट। ये क्या बन गया, ये आपके पास में बन गया, ये आपके पास में बन गया कॉन्करेंट पॉइंट। और कॉन्करेंट पॉइंट बनते ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, ये आपके पास में हो जाएगा दैट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब कौन सा अनस्टेबल, ट्रांसलेशन अनस्टेबल या रोटेशनल अनस्टेबल। तो ये कॉन्करेंट पॉइंट की वजह से बन रहा है, तो ये हो जाएगा रिजिड बॉडी रोटेशनल अनस्टेबल। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज रिजिड बॉडी, बॉडी रोटेशनल, रोटेशनल अनस्टेबल। ठीक है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है, उसको सीखना है। कैसा भी स्ट्रक्चर दे दे, कुछ भी दे दे, आपको जो अप्लाई करना है कुछ ऐसे होगा, राइट। चलिए अब यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम को एडवांस करते हैं, मतलब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है, सबको सोल्व करना है और ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी जो है वो कनेक्टेड है सपोर्ट पे, इट इज द वन। और ये रिजिड बॉडी जो है वो यहां पे जरूर नहीं मैं ऐसा कुछ दूं, यहां पे मान लीजिए मैंने हिंज दे दिया और ये कनेक्टेड है इंटरनल, ये कनेक्टेड है इंटरनल लिंक के द्वारा। हियर इट इज, दिस इज द लिंक, हियर दिस इज द लिंक और दिस इज द लिंक। तो यहां पे मैं बोल देता हूं दिस इज द ए, बी और सी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है लिंक के द्वारा। ए बी सी बॉडी जो है कनेक्टेड टू सपोर्ट, टू सपोर्ट बाय लिंक्स। कौन कौन से लिंक हैं, एक हो जाएगा एडी, दूसरा लिंक हो जाएगा बीई एंड तीसरा लिंक हो जाएगा सीएफ। चेक द स्टेबिलिटी, चेक द स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी चेक करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो वीडियो को पॉज करिए, कंसेप्ट को अप्लाई करिए और सोचिए क्या होगा, राइट। तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि 3 रिएक्शन होना चाहिए कम से कम। तो यहां पे मैं देखता हूं तो मेरे पास में जो रिएक्शन आ रही है, जो रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन तो कहां आ रही है, वो रिएक्शन आ रही है सपोर्ट पे। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो रिएक्शन आ रही है यहां पे, यहां पे और यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। जो रिएक्शन आ रही है वो तो सपोर्ट पे आ रही है, लेकिन मेंबर सीधा सपोर्ट पे रेस्ट नहीं है, ये कनेक्टेड है लिंक के द्वारा। तो इसका मतलब मुझे सपोर्ट पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस बॉडी का सपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लिंक के द्वारा कनेक्शन है। तो लिंक ही बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। तो अब लिंक के बारे में सोचो, लिंक होता क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। तो सोचिए लिंक के बारे में क्या होता है, लिंक, लिंक के बारे में सोचिए। तो याद करिए इंटरनल जॉइंट के बारे में, लिंक के बारे में क्या बताया था। लिंक जो होता है किन्हीं भी बॉडी को, बॉडी के कंपोनेंट को या स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस पे किसी तरह का एक्सटर्नल लोड नहीं लगता है और ये ओनली एक्सियल फोर्स कैरी करता है। यही हमने कंसेप्ट देखा था। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो दोस्तों मेरे पास में जो लिंक दे रखे हैं वो लिंक के अंदर ओनली एक्सियल फोर्स आएगा।
कौन सा फोर्स आएगा, ओनली एक्सियल फोर्स आएगा। तो मैं एडी लिंक के अंदर देखता हूं, तो एडी लिंक के अंदर कौन सा फोर्स आ रहा है, ओनली एक्सियल। इसमें कौन सा आ रहा है, ओनली एक्सियल। इसमें कौन सा आ रहा है, ओनली एक्सियल। तो ये जो फोर्स जा रहा है कौन सा जा रहा है, ओनली एक्सियल फोर्स। अब जो बॉडी है वो इन्हीं तीनों लिंक से कनेक्टेड है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि भाई लिंक जो है वो यहां पे एज ए सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी सीधा सपोर्ट से रेस्टेड नहीं है। तो लिंक के अंदर जो है रिएक्शन क्या आती है, एक्सियल फोर्स आता है, और एक्सियल फोर्स का डायरेक्शन ये है। और इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो तीनों ही रिएक्शन पैरेलल हैं। जैसे ही मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करने से ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अनस्टेबिलिटी दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ऑल थ्री रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, लीनियरली अनस्टेबल आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल थ्री रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल थ्री रिएक्शन, दिस इज द वन, 1 2 and 3। तो ऑल थ्री reactions are parallel, so rigid body translation instability take place, rigid body translation instability take place। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, कंसेप्ट को अप्लाई करना रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, जो बात करता है सपोर्ट रिएक्शन को लेके। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके कि भाई ये पॉइंट क्या है और ये किस तरीके से डील करता है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा दैट इज इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था, हमने ये कहा था कि भाई इंटरनल स्टेबिलिटी डील करता है स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर। जब मैं विद इन द स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो सपोर्ट आपने क्या दिया है, कैसे दिया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि सपोर्ट के ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर लगाया है, अब वो स्ट्रक्चर बीम भी हो सकता है, ट्रस भी हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है। इसमें आपने मेंबर कैसे लगाए हैं, कितने जॉइंट दिए हैं, कितने इंटरनल हिंजेस दिए हैं, कैसे रोलर दिया है, वो सारी चीजें डिसाइड करेगा इंटरनल स्टेबिलिटी को। तो ये आपको स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि स्टेबल है या नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इट डील विथ स्टेबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया, विद इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, विद इन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ जॉइंट और इंटरनल जॉइंट अरेंजमेंट ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ जॉइंट एंड इंटरनल जॉइंट्स आर प्रोवाइड। आपने किस तरीके से प्रोवाइड किया है, मेंबर कैसे प्रोवाइड किया है, कैसे उसका अरेंजमेंट किया है, और कितने जॉइंट दिए हैं, कितने इंटरनल हिंजेस दिए हैं, वो सारी चीजें स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमारे पास में बीम सेक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कौन सा हो गया, बीम।
तो जब मैं बीम के लिए बात करता हूं दोस्तों, तो बीम आपके पास में होता है कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये बीम। अब मैं जब इंटरनल की बात कर रहा हूं तो मुझे दोस्तों सपोर्ट से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो यहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जब तक आप इस बीम के अंदर किसी भी तरह का इंटरनल जॉइंट नहीं देते हैं, सुनना ध्यान से, जब तक आप बीम में किसी भी तरह का इंटरनल जॉइंट अगर नहीं देते हैं, तब तक बीम के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जब तक आप इंटरनल जॉइंट नहीं प्रोवाइड करेंगे बीम के अंदर, तब तक इस बीम के अंदर किसी भी तरह की इंटरनल अनस्टेबिलिटी नहीं होगी। सबको समझ में आ गया? राइट। तो अब यहां पे थोड़ी सी और बात करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी एक फिक्स बीम है, सुनना ध्यान से, ये कोई एक फिक्स बीम है। क्या ये बीम ए बी जो बीम है इंटरनली अनस्टेबल है या नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें किसी भी तरह का कोई हिंज नहीं है, तो जब भी लोड लगाओगे ये आराम से रोटेट कर जाएगी, इलास्टिक कर्व देगी। जैसे ही मान लीजिए आपने क्या किया, आपने यहां पे एक हिंज दिया, सी पॉइंट पे हिंज दिया, क्या ये स्ट्रक्चर को यानी कि इस बीम को अनस्टेबल बनाएगा? तो दोस्तों यहां से सोचना पड़ेगा, आराम से सोचिए। क्या सोचना है? हिंज दे रखा है, तो ये हिंज दे रखा है, तो मैं बड़े आसानी से, मुझे दिमाग में एकदम क्लियरली पता है कि भाई इस हिंज पे जैसे लोड लगेगा तो ये बॉडी कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगी, करेगी नहीं करेगी? ये मैं जानता हूं, यानी कि इस हिंज के ऊपर बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। दैट्स गुड। लेकिन 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 क्या ये हिंज के रेस्पेक्ट में ये वाला सी ए मेंबर और सी बी मेंबर क्या ऐसे रोटेट कर सकता है? तो रोटेट करेगा नहीं करेगा वो तो इस वाले पोर्शन का दूसरा एंड भी तो डिसाइड करेगा, राइट। दूसरा एंड क्या है? फिक्स। फिक्स क्या कहता है कि मैं रोटेशन अलाउ करता ही नहीं हूं, यानी कि यहां पे थीटा क्या है? 0। थीटा क्या है यहां पे? 0। तो चाहे आप हिंज दो या ना दो, ये रोटेशन नहीं देगा। तो नहीं देगा तो भाई ये वाला पार्ट यानी कि सी ए रोटेट नहीं करेगा, तो इस हिंज का कोई यहां पे रोल नहीं है अनस्टेबिलिटी को लेके। ठीक वैसे ही सी बी के अंदर देखता हूं तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, वो इस बी सी को रोटेट नहीं करने देगा, तो अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये बीम अपनी जगह बनी रहेगी, किसी भी तरीके से रोटेट नहीं करेगी। अब मान लो मैं कह देता हूं कि भी मान लीजिए मैंने यहां पे एक और हिंज दे दिया डी पे, क्या ये अनस्टेबिलिटी देगा? तो ये वाला तो पक्का हो गया कि भी सी ए रोटेट नहीं करेगा, ये वाला भी कंफर्म हो गया डी भी रोटेट नहीं करेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये रोटेट नहीं कर रहा, ये वाला पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन रोटेट नहीं कर रहा, इसके अंदर ये वाला पोर्शन रोटेट नहीं कर रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये वाला पोर्शन जो है रोटेट कर जाए। तो अब भी ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल नहीं बना है, स्टेबल ही है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहां पे सेंटर पे अगर मैंने कोई हिंज लगा दिया ई पॉइंट पे, अगर मान लीजिए मैंने सेंटर पे कोई हिंज लगा दिया, एक हिंज और लगा दिया, तो जैसे मैं यहां पे ये हिंज लगा देता हूं तब क्या होगा? तब देखिए क्या होगा, तब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, मैं इस बीम का डायग्राम, लाइन डायग्राम बना देता हूं। ये वाला पोर्शन जो है सी ए रोटेट नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स दे रखा है। इसी तरीके से डी बी रोटेट नहीं करेगा बिकॉज यहां पे बी पे क्या दे रखा है? फिक्स दे रखा है। तो ये पोर्शन तो रोटेट नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है, सपोर्ट का नेचर तो नेचर ही है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि भी सी के रेस्पेक्ट में और डी के रेस्पेक्ट में डीई ये वाला जो पोर्शन है डीई, ये आराम से ऊपर नीचे हो सकता है। इसके साथ साथ ईसी जो है ये भी ऊपर नीचे यानी कि फ्लोट कर सकता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा इसमें, तो ये वाला पोर्शन स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से जो है वो रोटेट कर सकता है, लाइक दिस इज द वन। तो ये रोटेट कर कौन रहा है? ये रोटेट कर रहा है ईसी और ईडी। किस हिंज के रेस्पेक्ट में? सेंटर हिंज के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पोर्शन है वो फ्लोट कर सकता है।
तो नाउ वी कैन से दिस बिकम अनस्टेबल और ये हो जाएगा आपके पास में स्टेबल। तो बीम अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं। अब कितना सफिशिएंट नंबर चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपको बीम कौन सा दे रखा है, सपोर्ट कैसे दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल देता हूं, मान लीजिए ये आपके पास में कोई बीम है और मैंने कहा कि भाई यहां पे रोलर लगा है, तो हम ये जानते हैं इस पे थीटा जो है 0 होता है, इस पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं यहां पे 1 इंच दे देता हूं, सुनना ध्यान से दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने 1 इंच दे दिया, इसको मैं ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो देखो इस इंच के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में ये वाला मेंबर रोटेट कर सकता है क्योंकि यहां पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या सी ए रोटेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स यहां है चाहे यहां है, बात तो एक ही है। तो ये वाला नीचे नहीं आएगा, यानी कि रोटेट नहीं करेगा। तो भाई 1 इंच अगर आपने दिया है तो ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्या बना रहेगा? स्टेबल बना रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने 1 इंच और लगा दिया, 1 इंच और लगा दिया, तब उस केस में क्या होगा? ये वाला तो रोटेट करेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? ये वाला जो पोर्शन है डीसी और डीबी, ये वाला क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। तो प्रोप कैंटिलीवर के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाना है तो कितने नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस चाहिए? 2। फिक्स बीम को अगर अनस्टेबल बनाना है तो कितने नंबर ऑफ हिंजेस चाहिए? 1, 2 और 3, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूं, बीम के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बीम दे रखा है, हियर इट इज, दोनों जगह मैंने हिंज दिया। हम ये जानते हैं इस सपोर्ट का नेचर क्या है? थीटा नॉट इक्वल टू 0। इसका नेचर क्या है? थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये दोस्तों स्ट्रक्चर, ये जो बीम है ए बी जो बीम है, ये ए बी जो बीम है क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो जनरली मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, बीम के अंदर जब तक इंटरनल हिंजेस नहीं दिए जाएंगे तब तक वो इंटरनली स्टेबल ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इंटरनल हिंजेस दिए, अब मैं क्लियरली बोल रहा हूं, जब तक आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस दिए तब जाके वो अनस्टेबल बनेगा। तो यहां पे मैं जैसे ही यहां पे 1 इंच दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 1 इंच दे दिया सी पॉइंट पे, तो जैसे मैं हिंज देता हूं तो क्या होगा? ये सी ए पोर्शन रोटेट कर सकता है, ये सी बी पोर्शन रोटेट कर सकता है, एंड दिस स्ट्रक्चर बिकम अनस्टेबल। सो लुक द डायग्राम, लुक द बीम, कौन सा बीम दे रखा है, सपोर्ट कैसा दे रखा है, एंड देन डिसाइड कि भी सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस कितने चाहिए स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाने के लिए। आई होप ये क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा कि भी क्या चीज है ये। इसको बोला जाता है इंटरनल स्टेबिलिटी, इसको बोला जाता है इंटरनल स्टेबिलिटी। ये डील करता है स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर, और कितने नंबर ऑफ आपने जॉइंट, इंटरनल जॉइंट दिए हैं। इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोनों आगे आएंगे, ट्रस्ट में बात करेंगे, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो भाई फिक्स बीम के लिए क्या होगा? ये फ्लोट कर जाएगा, यानी कि अनस्टेबल बन जाएगा। प्रोप कैंटिलीवर के लिए 2 हैं और इस बीम का कोई नाम नहीं है क्योंकि दोनों जगह हिंज दे रखा है। सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती हैं वो बीम होती है कुछ ऐसी, ये बीम होती है कुछ ऐसी, इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि दोनों जगह हिंज दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो बीम के अंदर अगर हम देखें, बीम अगर हम देखें तो जनरली बीम इज, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जनरली beam is stable until the sufficient
number of internal hinges, sufficient number of internal hinges not provide। जब तक आप सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक वो स्ट्रक्चर यानी कि बीम जो है वो स्टेबल रहेगा। तो ये इंटरनल स्टेबिलिटी जो रहा है वो बीम के लिए है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा इंटरनल स्टेबिलिटी ट्रस के लिए, ठीक है। तब तक आप इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करिए, और मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, बेसिक को रिवाइज करते रहिए ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक आते जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।